नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के बारे में कुछ बता रही हूँ। सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, मुक्ति मार्ग आदि कहानियों की यथार्थवादी परंपरा में कफन प्रेमचंद की सबसे श्रेष्ठ रचना है। इस कहानी की रचना के साथ प्रेमचंद अपनी ही कहानियों की सीमा को तोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कहानी हरिजनों के एक छोटे परिवार में घटने वाली एक बड़ी घटना को केंद्र में बनाकर लिखी गई है। चमार के एक परिवार में दो काहिल मर्दों के बीच गर्भिणी बहू का प्रसूतिका की पीड़ा से तड़प तड़प कर मर जाना ही वह केंद्रीय घटना है, जिसके चारों ओर एक नाटकीय अंतर्विरोधी किंतु जीवंत परिस्थिति का निर्माण कर लिया गया है। कथानक के निर्माण कौशल में शायद प्रेमचंद ने इतनी नाटकीय सावधानी किसी दूसरी कहानी में नहीं बरती है। अक्सर प्रेमचंद एक के बाद दूसरी घटना कथानक में जोड़ देते हैं और इस प्रकार घटनाओं का एक क्रम या प्रवाह उनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। अलगोजा इसका सबसे अच्छा प्रमाण है, किंतु कफन में आकर उन्होंने एक ही घटना को केंद्र में रखकर कथानक का निर्माण कर लिया है। घटना जीवन की सामान्य किंतु व्यापक परिस्थितियों को केंद्र में रखकर निर्मित है। हरिजनों की इस गरीब बस्ती में जीवन और मृत्यु एक साधारण स्वीकृत क्रम है। नवजीवन की परिस्थितियां बहुत सुख देती हैं और मृत्यु की घटना न उन्हें दुख देती है। जीवन एक स्वीकृत निरपेक्ष प्रवाह के रूप में यहाँ स्वीकृत है। घीसू और माधव सर्वहारा और पराश्रित हैं। उपजीविका उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से सीखी है। उन्होंने देखा है कि परिश्रम और उपजीविका दोनों के परिणाम उनके जीवन क्रम में एक जैसे ही हैं। दोनों ने जैसे अपने जीवन की परिस्थितियों को अपरिवर्तनीय रूप में स्वीकार कर लिया है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें धैर्य और संतोष के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ग्रामीण परिवेश में जीवन की एक विशेष परिस्थिति के संदर्भ में अंतर्विरोधों का और अभावात्मक जीवन का ऐसा पीड़ित और दंशपूर्ण चित्रण प्रेमचंद फिर कभी न कर सके। कफन रूपक नहीं है, क्योंकि यहाँ घीसू और माधव अभावात्मक शक्तियों के और इकाइयों के मानवीकृत रूप मात्र नहीं है, वे अपने आप में काफी मूर्ख, ढीठ और व्यवहारिक पात्र हैं। कहानी शुरू होती है एक दृश्य विधान से। कथावाचक इतना कह लेने के बाद कि चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम, पर्दा उठा देता है और एक परिचित दृश्य सामने आ जाता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं। अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यह पृष्ठभूमि केवल वातावरण नहीं है, एक मन स्थिति भी है। सारे गांव में बदनाम घीसू और माधव के यहाँ उस सारी रात बुधिया प्रसव वेदना से चीखती रहती है और दोनों बाप बेटे इस स्थिति की असहायता के निर्विकल्प स्वीकार करते हुए अलाव में पड़ा हुआ आलू जो है वो छील कर खा जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, बुधिया करा रही है और वो बिल्कुल उससे माने निर्विकल्प होकर के अपना खाना आलू खाने में मस्त है और बातचीत करते रहते हैं। बुधिया की छटपटाहट से द्रवित होकर घीसू कहता है, उसका बाप, जा देखा, और माधव जाता है और कह देता है कि उससे यह सब देखा नहीं जाता, वह जाकर करेगा भी क्या। बाप कहता है, मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तो उसके पास से हिला तक न था। इस प्रसंगोचित बहाने के पीछे कहीं एक मार्मिक उभार भी है। फिर दृश्य बदल जाता है। सुबह बुधिया मरी हुई पड़ी मिलती है, उसकी लाश मिलती है और दोनों बाप बेटे उसके कफन के लिए गांव के जमींदार से प्रार्थना करते हैं। इस तरह चंदे से इकट्ठा कर 5 रुपए जमा कर लेते हैं और जब बाप बेटे दोनों कफन लेने निकलते हैं तो सहसा उनके पैर जो हैं वो शराब की भट्टी की ओर मुड़ जाते हैं।
माधव पूछता है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे कफन नहीं खरीदने से? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है तो क्या कहोगे? घीसू आसमान की तरफ देखता है और फिर वो कहता है कि बात ये है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो देवता को साक्षी बना रहा है कि एक पराजित व्यवहारिकता से कहता है, आखिर कफन खरीद कर लाते भी तो वो जल ही तो जाता, कोई बहू के साथ तो न जाता। इस तरह एक नाटकीय परिस्थिति निर्मित होती है। नाटकीय विडंबना या प्रहसन की तरह की परिस्थिति पैदा होती है। दोनों बाप बेटे जीवन मृत्यु के सवाल को उठाकर इस आनंद में बाधा डालना नहीं चाहते। फिर बुधिया को भरपूर आशीर्वाद देते हैं और शराब के नशे में चूर होकर नाचते गाते गिर पड़ते हैं। कहानी एक वर्ग की जीवन परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं रहती, वह उनकी अखंड मानसिकता में प्रवेश कर जाती है। जिस आदमी ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी हो, 60 साल तक वो ऐसे ही रहा बिना कोई काम धंधा करके, उसके लिए जीवन का तात्कालिकता से कोई अर्थ अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता। इसलिए जीवन और मृत्यु का तत्कालिक महत्व ही घीसू को छू जाता है। सोचता है कि वो मर जाता, चलो आज तो खा रहे हैं कम से कम, ये सोच के दोनों बाप बेटे उस कफन को माने जो है वो नहीं खरीद करके और अपना पेट भर लेते हैं और शराब पीकर धूत हो जाते हैं। प्रेमचंद ने यूं तो अनेक कहानियां लिखी हैं जिसके पीछे मानवीय ट्रेजेडी है, लेकिन कफन में आकर यह पीड़ा जो है चेखव की कहानियों से भी बाजी मार ले गई है। कहानी एक ऐसे रुक्ष निष्करुण यथार्थ तक पहुंच जाती है जिसके आगे कोई राह नहीं है। एक आत्यंतिक भावना इस पूरी कहानी के मानसिक परिवेश में जन्म लेती है और हमें जीवन और मृत्यु के अर्थ तक, सामाजिक अर्थ तक खींच कर ले जाती है। निर्माण की दृष्टि से यह कहानी सबसे अधिक एकात्मक और नाटकीय है। नाटक को दृश्य योजना में बांध कर भी प्रेमचंद कहीं यथार्थ की अतिरंजना करने की चेष्टा नहीं करते। पूरी कहानी एक संश्लिष्ट और प्रवाहपूर्ण विकास के रूप में उपस्थित होती है और इसी संश्लिष्ट दृश्य योजना के भीतर कहानी का अर्थ भी विवृत होता है। कफन केवल दृश्य यथार्थ की दुखद घटना नहीं है, वह मानव मूल्यों के आत्म पराजय की कथा है। कफन की भाषा नाटकीय संयोजन और संवादों के रूप में अत्यंत प्रखर और चित्रात्मक है। यूं तो प्रेमचंद भाषा में मुहावरों की रूह खींच लेते हैं, किंतु इस कहानी में उन्होंने सचमुच ही भाषा के सुभाषितों का अर्थ गंभीरता और सहृदयता के बीच संतुलन स्थापित कर दिया है। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगी कि कफन का कथ्य और संयोजन की दृष्टि से कफन जो है वो प्रेमचंद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है और ये अत्यंत लोकप्रिय भी हुई है। धन्यवाद।